कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक पांडे अशोक जी, मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर दीक्षित जी, विशिष्ट अतिथि हमारे परम मित्र विजय ठाकुर जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी, हमारे सहयोगी और कार्यक्रम के होता जो हैं मुख्य करता इस कार्यक्रम के श्री रमाशंकर सिंह जी और कुशल संचार प्रमोद द्विवेदी जी एवं यहाँ उपस्थित सभी लोग सज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ आने का समय दिया। ये बड़ा भावुक कार्यक्रम है। कल मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सोच के कि ऐसे महेंद्रपाल सिंह जी मिले, कब उनसे बात हुई, क्या हुआ, वो सारे घटनाक्रम जो है पूरी रात याद में घूमते रहे। और इस दुनिया में है कुछ नहीं, ये व्यक्तता ही जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो एक मैंने मुक्तक कभी लिखा था, ये जो दुनिया में सबसे न्यारी है, इसकी उसकी मेरी तुम्हारी है, कोई रिश्ता नहीं पड़ा इससे, और दिल की दौलत का नाम यारी है। ये हमारे सामने जो श्री भूपेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ये सन 1975 में ट्रेनिंग में हमारे साथ थे। आज चीफ मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और सन 1975 से आज तक इनका इसमें हमें प्राप्त है। ये जो विजय ठाकुर जी बैठे हैं, सन 78 या 79 में हमारी इनकी और शाहजहाँपुर के 11 कवियों की एक निकली है गीत संग्रह टीडी बोर्ड की, तब से इनका साथ है। और महेंद्रपाल सिंह जी इतने सरल और सहज व्यक्ति थे कि मतलब जितनी उनकी प्रशंसा उनकी सहजता की जाए वो कम है, और उतने जितने वो सरल थे उतने ही विनम्र उनके मित्र विजय ठाकुर हैं, उतने ही गुरु गंभीर ब्राह्मणोचित व्यवहार करने वाले पंडित चंद्रशेखर दीक्षित जी हैं, और उतने उदार ठाकुर रमाशंकर सिंह जी हैं, जिन लोगों ने उनके न रहने पर, अब ये लोग उनके न रहने पर उनके घर गए, जो बड़ा इंटीरियर में है, 4 जिलों की सीमाओं पर एक गांव है, वहाँ से ये उनके रचनाएं लेके उनके परिवार वालों से आए, फिर उसको इकट्ठा किया। ठाकुर जी ने बड़ा उसमें मेहनत किया, जो लेखनी वगैरह थी वो सुधार किया। खैर ये सब बातें अब महेंद्रपाल सिंह जी की कविता के ऊपर कुछ बात मैं करना चाहता हूँ। वो श्री राज बहादुर विकल के शिष्य थे, और राज बहादुर विकल बहुत लंबी वीर रस की कविताएं लिखते थे या वीर रस के मुक्तक लिखते थे। तो महेंद्रपाल सिंह जी भी उन्हीं के पैटर्न पर वैसे ही लंबी कविताएं और उनके मुक्तक प्रारंभ में लिखा करते थे। सन 1977 में मैं अमेठी से ट्रांसफर करा कि जब वहाँ गया जलालाबाद, तो हमारा उनसे परिचय हुआ। हम लोग सुबह विनोद जो डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्रेशन निकालते थे वो दी, और उसमें इन्होंने अपने 5 छंद हमको दिए छपाने के लिए, सूर्य की आंखें। तो निशंक जी इतना प्रभावित हुए, कहा अच्छा और भी हमारे कई मित्र थे, डॉक्टर सुरेश वीरेश सिंह, ये लोग, इनसे उनको जोड़ा, इन लोगों को जोड़ा लक्ष्मी शंकर मिश्रेशन जी से, तो इनकी बड़ी तारीफ की, कहा कि ये बहुत बड़ा संस्कार आगे निकले महेंद्रपाल सिंह जी के। बस 10 मिनट बाद तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े संस्कार निकले। तो उन्होंने सूर्य की आंखों पर जो लिखा, हम लोगों ने पढ़ा है, किसी कोई कहता जन्मान थे, कोई कहता उन्होंने बाद में अपनी आंखें वो कर ली। अब इन्होंने क्या कल्पना की है कि एक अपनी अपनी तरह से बात करके बारी दही बनवारी पे और एक पे राधिका देखो। दूसरी जगह वो कहते हैं कि वो एक रूपक बांधा गया कि वो विवाह था, तो उन्होंने कहा सब तो कार्यक्रम हुआ पर देखे नहीं, तो कह सूर पहराई दही अखियाँ करके विश्वान की चोरी। इसी तरीके से वो एक छंद में कहते हैं, आखिन बारिन ने जग में ब्रज गोकुल और वृंदावन देखो, गाय चरावत गोप सखा गिरधारी धरे कर गोधन देखो, कालिंदी कूल कदम्ब लखे और कुंज करीलन को बन देखो, और सूर्य की कौन करे समता बिना आखिर मोहन को मन देखो। इसी प्रकार उनके इतना बढ़िया वो उनका प्रखर कल्पना शक्ति थी, ऐसी ऐसी कल्पनाएं वो करते थे और ऐसी उपमाएं लाते थे। मैं अभी एक दो उदाहरण आपको बहुत जल्दी दे रहा हूँ। एक है श्रृंगार का और
बढ़िया चित्रण वो किए। तभी मैं पहले में पढ़ता था, पाली में था विद्यापति का कामिनी करे सनाने चतुर गरे जलधारा। तो वो जो स्थिति है, एक कन्या जो यौवनावस्था की दहलीज पे खड़ी है, तो एक तरफ उसके बचपना है, दूसरी तरफ यौवनावस्था है, और बीच में तो क्या गजब का उन्होंने दृश्य खींचा है कि मृग शावक चंचल चौकड़ी को गज की गति में वो जो गए हुए हैं। एक को चंचलता, मृग के शावक जैसी चंचलता और गज के जैसी गति। अब यौवना हो रही है तो गज के जैसी गति है, लेकिन वो बचपन वाली चंचलता है। झरना को उठाए के सावन की सरिता के उफान में बोल गए हुए। झरने की लगातार बहना और सरिता का उफान, सावन की सरिता का उफान, तुम दोनों में जो एक तरफ तो उसमें बचपना जोर मार रहा है, दूसरी तरफ यौवन उसको गंभीर बना रहा है। जलमय मत बीज उड़िया घन की घट कांच में आई कि छोड़ गयो है, और शिशुता में मिलाई जवानी कोई कश्मीर प्रयाग में बोली। अब इसी तरीके से देखिए, एक प्रेम का, एक प्यार का अद्भुत कर उनके जो गीत हैं उनमें मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी पहले छंद की बात कर लें। इतना मतलब बढ़िया प्यार का उनका वो था, श्रृंगार प्यार के उनके जैसे बहुत कम लोगों ने गीत लिखे होंगे और छंद लिखे होंगे। गांव का मेला, अब गांव के मेले जो लोग गांव में रहे हैं उन्होंने विशेषता देखी होगी कि गांव का लड़का बहुत गंभीर रहता है, क्योंकि गांव की लड़की वो भाई माने या न माने उसको व्यवहार इस तरीके का करना पड़ता है कि कहीं शिकायत ना हो जाए, क्योंकि शिकायत अगर उसने अपने घर की तब भी ये मार खाएंगे और इनके घर की तब भी ये मार खाएंगे। लेकिन जब मेला होता है तो वो कई गांव के लोग आते हैं और वो उस समय के युवा जो हैं वो स्वच्छंद हो जाते हैं। तो अब आप प्रेम पर इनका एक देखिए क्या उपमा है, ऐसी उपमा मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ी। अनुराग भरे हुए आंसुओं ने कभी बोल के की अवहेला नहीं, सुख वेदना का सदा मौन रहा, गिरा की गली में कभी खेला नहीं, और यह गूंगे तमिश्र की संस्कृति है, किसी प्रात की है सुरवेला नहीं, अमुक खोल न देना कहीं अपना, ये प्यार है गांव का मेला नहीं। मतलब इतना अद्भुत उपमा, आज तक मैंने इस उपमा का उसके बाद में प्रयोग नहीं सुना, उससे पहले प्रयोग। अब तमाम छंद है, क्या बताए, इतना मतलब ऐसे कवि हैं, मैं इस पर एक शोध ग्रंथ को लिख सकता हूँ। लेकिन अब एक गीत की मैं बात करूँ, दादा इन्होंने अपने उसमें भी वक्तव्य में कहा कि हमारे छंद जो है निसर्ग हमारे जरिए निसर्ग से मिले, और तब इन्होंने छंद पर वो किया। और नदी के मूल में इन्होंने ये स्वीकार किया कि हमारी बात इन्होंने नवगीत हमसे जब मिले तो नवगीत है, लेकिन उनके नवविधान तो अब पीछे रह गए। उनके नवगीत इतने श्रेष्ठ थे कि जब उनके नवगीत पुस्तक प्रकाशित हुई तो माहेश्वर तिवारी जी जो अपने इस समय के सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ गीतकार थे, उन्होंने 2 दिन इनको फोन किया, और जब नहीं इंटरनेट पर वो उपलब्ध हो सके तो उन्होंने 10:30 बजे रात को हमें फोन किया, जबकि हमारा उनसे कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं था। एक बार केवल फोन पर बात की थी, कहे सो तो नहीं कहे, हमने कभी को कहाँ मिल आती है 10:30 बजे, तो कहे यार इतने अच्छे गीत एक साथ मैंने आज तक नहीं पढ़े, जो नदी के नूपुर के गीत थे उनकी। हमने एक गीत के विषय में नवगीत की एक व्याख्या करना चाहता हूँ। बड़े लोग नवगीत लिखते हैं कि वो गाँव वो गांव के वो पगडंडी हमें टेर रही है, और वो नीम की डाल जो है वो रास्ता रोक रही है, दुनिया के बाद रिटायर हो गए तो हम देखने नहीं जाते। तो ये सोची हुई बात है। और ये देखिए एक कृषक का, अब कृषक का चित्रण आप देखिए, ओले गिर गए, बाढ़ आ गई, फलाना हो गया, ये सब बनावटी बातें सोच सोच के लिखता है, ये भोगा हुआ सत्य है। और कविता में कहा गया है, गद्य और कविता में फर्क क्या है, गद्य जिसमें एक अर्थ निकले और कविता जिसमें एक से अधिक अर्थ निकले। अगर कविता में एक ही अर्थ निकलता है तो उसको आप कविता कह लीजिए, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण कविता है नहीं। अब आप ये कहने की स्टाइल देखिए और व्यंजना का कैसा सुंदर प्रयोग करते हैं उसको देखें कि मगरी नाचे देहरी नाचे नाच रहा है तो नहीं, ये तो दूसरा बात है। एक दूसरा गीत देखें, लाल तर्जनी बोर दिखाए लाल अंगूठा शाम, सुबह भी लाली आसमान में होती है, शाम को भी लाली होती है। अब तर्जनी जो है ये आशा का प्रतीक है, अंगूठा जो है निराशा का।
बेवकूफ बनाने को थे, कुछ नहीं मिला, गया अंगूठा मिला। तो लाल तर्जनी भोर दिखाए, सवेरे से दौड़े और शाम आते आते कुछ हाथ नहीं लगा। तो लाल तर्जनी भोर दिखाए, लाल अंगूठा शाम, घर से खेत, खेत से घर तक नाचे। ये एक किस्से की कथा आप देखें कि सूरज धरे शीश पर दिन भर, लड़ी बिचारी दे। ये नहीं कह रहे हमने बड़ा परिश्रम किया और मार पसीने से नहा गए। कहने का ढंग देखिए, ये कविता है कि सूरज धरे शीश पर दिन भर, लड़ी बिचारी देह, और दिन का चीर समेट दिवाकर लौटे अपने लिए। और थककर इतने झुके कि झुककर हो हम हो गए प्रणाम, और घर से खेत, खेत से घर तक नाचे अपने। देखें नगर बधू की आंखें, नगर बधू की आंखें आदमी देख लेता है तो उसका मद जो है वो छा जाता है आदमी। लेकिन अगर वही नगर बधू जब बूढ़ी हो जाती है तो उसकी आंख में जो उदासी है उससे बढ़कर संसार में कहीं उदासी नहीं है। अब आप ये उपमा देखें कि बूढ़ी नगर बधू सी आंखें राह रही हैं खोल, बूढ़ी नगर बधू सी आंखें राह रही हैं खोल, कोई भी सपनों में आकर खिलता नहीं सरो, और अपनी लंबी छाया बनती दिन का पूर्ण विराम, घर से खेत, खेत से घर तक नाचे। और देखें तीसरा देखें, अब देखिए हम नहीं थके हैं, देह थकी है, बना रहे मन घर चलने को, थके थकाए पाँव। ये पाँव मन बना रहे घर चलने का, ये मतलब कहने का तरीका है कि बना रहे मन घर चलने को, थके थकाए पाँव, तनिक दूर 100 कोस दूर पर लगता अपना गाँव, और ऊपर से चारे का बोझा कहता कसकर था, ऊपर से चारे का बोझा कहता कसकर था। ये भोगा हुआ सत्य है। तो जैसे घर पहुंचे वैसे ही उछले कई सवाल। अब अभावों की गृहस्थी में तरह तरह सवाल की ये कमी है वो नहीं है। तो जैसे घर पहुंचे वैसे ही उछले कई सवाल, बूढ़े थके हिरन को जैसे तने बहुत से जाल, अब भाल दिखाए भाल झुकाए देख क्षितिज पर लाल हो गई शाम, और घर से खेत, खेत से घर नाचे अपने राम। उनकी एक और बड़ी विशेषता थी कि वो समस्या को बहुत जबरदस्त करते थे, और उनकी तमाम समस्या पूर्तियाँ हमारे चेतना सूत्र में जब से हमारा उनका परिचय। अच्छा एक बात कहें कि हमारा उनका परिचय बीच में टूट गया, सन 84 में हम बैंक से ट्रांसफर हो गए, चले गए। अच्छा उस समय टेलीफोन वगैरह था ना, तो एक अध्यापक हमारे गांव के थे, उनके गांव में पढ़ाते थे, तो वो सब बात सुनते। जब उन्हें पता लगता हमारे तो बेचारे वहाँ से चल के आते थे मिलने, और फिर वो अध्यापक की मृत्यु हो गई और फिर उनसे संपर्क टूट गया। अब 2013 में पंडित मदन मोहन पांडे हरदोई से उन्होंने एक पत्रिका निकाली पुष्करणी, तो हमको भी पत्र लिखा कि आप उसमें रचनात्मक सहयोग दीजिए। तो हमारी कहानी और उनकी कविता एक साथ छपी, तो उसमें दोनों का मोबाइल नंबर जो था वो दोबारा संपर्क जुड़ा। फिर उसके बाद लखनऊ वाले जानते हैं, कई बार आए, उनको वो किया गया। तो एक समस्या पूर्ण करके वो करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये उसमें पुष्करणी में छपी गई। अच्छा ये छंद लहरी, ये भी इसका भी ये इतिहास है कि दादा से भूमिका दिखाई, उसके बाद जिसको उन्होंने दिया मजीद अहमद जी को, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में फिर प्रयास किया गया, तो बेचारे राजकुमार सलमान जो संपादक थे वो नहीं रहे, वो प्रकाशन में वो थे। फिर उसके बाद में स्वयं वो नहीं रहे। अब ये बड़ी समस्या थी कि इतनी अच्छी रचनाएं, और अच्छा पुराने समय में ये खूब हुआ है कि कभी मर गया, उसकी रचना उसके परिवार वालों कोई ले गया और अपने नाम से छपा दी। लेकिन ये इनका बहुत आभार व्यक्त करे हिंदी साहित्य जो विजय ठाकुर जी है, वो पंडित चंद्रशेखर दीक्षित जी जाके उनके गांव से और उनका ये सब साहित्य लेके आए और ऐसा करके छपाया। और रमाशंकर सिंह जी ने ये आयोजन आपके समझ करके और इसको बंटवाने का जो क्रम किया, ये सभी लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये एक समस्या को सुना के मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। हमें एक और कार्यक्रम में जाना, वो भी हमारे एक कार्यक्रम है, अगर दोनों जिंदा होते तो हम एक वहाँ यहाँ होती, एक वहाँ घर पड़ा होता, प्रगति वो परिवर्तन चौराहे पे, वो कहता है यहाँ, वो कहते वहाँ जाओ। तो देखें लौट जाओ जितना कठिन इस देश को है, कटा नहीं, लौट जाओ जितना कठिन इस देश को है, कटा हुआ अरिमुंड कहता कहानी है,
यहाँ के नरों में नरसिंह करते निवास, नारियों के तन में तरंगित भवानी है। सिरा सिरा सोनित में पौरुष प्रवाह भरा, आंधियों में खेलती पहाड़ सी जवानी है। जग जानता है इस देश की विशेषता को, पानीदार हास्य और धारदार पानी। ये पानी है कि समझता है। और उनकी दो रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई, और अब समय नहीं है और बहुत से लोगों को बोलना है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। वो हमने इसीलिए वो दो रचनाएं ढूंढ के उनकी इसमें दी हैं, आप लोग इन्हें जरूर पढ़िएगा। एक जो डाकिया है उसकी कथा है, और एक उनकी वीर रस की कविता है, पांचजन्य बन जाती है। जब वो सम्मेलनों में ये रचनाएं सुनाते थे तो इतनी प्रशंसा होती थी, इतनी प्रशंसा होती थी कि मतलब इनके खड़े होते वो डाकिया डाकिया लोग चिल्लाने लगते। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हाँ वही देखिए वो डाकिया पत्र लेके आया है, तो वो अब आप लोग सुनाइएगा क्योंकि अब अंत में है ये। वो डाकिया की मतलब सारी भूमिका उन्होंने, पोस्ट ऑफिस के थे हमारे मित्र श्री रामदेवलाल विभोर जी, अब नहीं रहे, बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने ये रचना सुनी, कहा इससे अच्छे रचना हो नहीं सकती है, और पोस्ट ऑफिस तो हमने रचना लिखी और हमें अपनी रचना एकदम बेकार लिखी। इतनी बढ़िया रचना उन्होंने। वो देखें, वर्दी खाकी तनमन झोला कर, कागज कांधे पर झोला, फिल्मी गीतों के साथ साथ गाता चैता कजरी ढोला। आ रहा पत्रवाहक डगमग पाँवों में बांधे मजबूरी, जिसके चरणों से कांप कांप जाती पथ की असीम दूरी। कांटों पर कदम नहीं रुकते, कलियों पर नयन नहीं टिकते, बेदर्द हवा के झोंकों में होठों से गीत नहीं रुकते। कुछ अपनी ही पीड़ाएं हैं, कुछ अपनी ही मुस्कानें हैं, सांसों की दिवस मुरलिया पर अपने जीवन के गाने हैं। जाना चाहे मधुशाला हो, मस्जिद या देव शिवाला हो, या पार उसे सारे करना, गंगा हो गंदा नाला हो। मातों के हैं त्योहारों के, कुछ नए प्रेम व्यापारों के, एक ही हाथ में पत्र सभी ढाढ़स के हैं पटकारों के। बेटी ने अपनी मैया को, दुगनी बहनी ने भैया को, बिलखाती दीन यशोदा ने अपने उस बाल कन्हैया को। जैसे ही रखा पग अगला, लो आया साहब का बंगला, प्रासाद निवासी के डेरे, झोपड़ियों का वासी पुतला। अब खुल गए द्वार जो रहे बंद, पापत्र पुनः हो गए बंद। उत्तर नमस्ते का पाकर गतिशील हुआ, तुरंत हो गए क्षण। झोपड़ी एक झाड़ियों बीच रहता है, जिसमें डोम नीच, जो नाम मात्र को जीता है। ठंडी सांसों को खींच खींच जाता है, उसको धन देने भेजा जो उसके बेटे ने ले लिया। अंगूठा कागज पर आ जाता अपने, लाकर रखा सिंगार दान, प्रिय की सुधियों में लीन प्राण। आवाज डाकिए की सुनकर छोड़ दिए सेंदूर विधान। आप देखिएगा ये नायिका का वो है, उसके पति का पत्र आया है। लाकर रखा सिंगार दान, प्रिय की सुधियों में लीन प्राण। आवाज डाकिए की सुनकर सब छोड़ दिए सेंदूर विधान। कंघी उलझी रह गई, तुरंत हिलते कजरारे केशों में। कल्पना लगी उठने गिरने के भेजे संदेशों में। पाती पाने को जब एकदम नजदीक से भीगा, हाथ उठा धनवान चुड़ियों से तुरंत। झंझना लजीला गीत उठा, चुड़ियां हाथ से पूछ रही किनकी 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 किनकी। अपाओं के नूपुर बोल पड़े, इनके उनकी इनके उनकी। और जब तक माथे की बेदी ने कुछ उधर उधर देखा भाला, आ रही नजर से चुगलखोर नजरों ने सब कुछ कह डाला। और डाकिया खड़ा उन्मन, उसको कुछ भान नहीं होता। और घायल होठों से दुनिया में कोई मधुपान नहीं होता। वो अधिकारों से रहित और कर्तव्यों के तुम पूर्ण धाम। हम नतमस्तक होकर करते युग के प्रणाम।